Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपने 2021 के बिहार बोर्ड में अच्छा रैंक लाया। अब की बार बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अभी इस कोरोना महामारी में आपकी पढ़ाई, कॉलेज की जो पढ़ाई, रेगुलर पढ़ाई होनी थी वो पोस्टपोन्ड है। तो हमको उम्मीद है कि घर से ही आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि 11th का कंटिन्यू करते हैं आपका इंग्लिश का प्रोज, पोइट्री और जो भी आपके सिलेबस में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसको हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे और हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जा कर के उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। और रिस्पॉन्स जो है आप कमेंट में, मैसेज के द्वारा, और आपके लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी रखा है चूँकि हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। 11th में बच्चे कम ध्यान देते हैं पढ़ाई पर, लेकिन हमको उम्मीद है कि अगर आप 11th में एक बार रहेंगे फिर आगे आप क्रॉस करके 12th में चले जाते हैं। तो इसमें जो है हम लोगों को 2 किताब पढ़ रहे हैं। पहले किताब में रेनबो पार्ट 1 है जिसमें आपका पहला चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन है, ये आप पढ़ेंगे सबसे पहले। और इसका एक पोइट्री भाग है, जब पोइट्री सेक्शन की चर्चा हम करेंगे तो वहाँ पर भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हम लोग सबसे पहले रेनबो पार्ट 1 की प्रोस का जो भाग है उसका पहला चैप्टर यहाँ पर हम टच करेंगे। आप लोग इसको कंटिन्यूसली रेगुलर रह करके आप इसको यहाँ से पढ़िए। और हम यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी आप PDF ले सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसका PDF लाइन बाय लाइन, वहाँ पर भी हिंदी भी दिया हुआ है, तो हिंदी को वहाँ से आप देख सकते हैं। और वहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज का जितना भी हम पैराग्राफ आपको टच करेंगे उसमें से आपको प्रश्न देंगे। प्रश्न आप बढ़िया से बना करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वहाँ पर नाम, आपका ईमेल, मोबाइल और सॉल्यूशन करके आप सबमिट कर देंगे और उसको वहाँ छोड़ देंगे। फिर हम दूसरे सेशन में आपका रिजल्ट शो करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। एनिमल्स इन प्रिजन, बड़े लंबे अरसे के साथ हम आपके साथ शरीक हुए हैं। तो एनिमल्स इन प्रिजन, ये देखिए यहाँ से क्या है, एनिमल्स इन प्रिजन। प्रिजन का अर्थ होता है जेल। ये यहाँ पर एक प्रोज है, यानी जो भी हम चैप्टर प्रोज में पढ़ते हैं या इसे लिटरेचर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये जानना है कि आखिर ये जो अध्याय है ये क्या है। स्टोरी है, प्रोज है, एसे है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो है एक प्रकार का एसे का रूप है। तो प्रोज जो है, प्रोज के अंदर ही स्टोरी आता है, एसे आता है, उसके बाद जो है स्पीच आता है। यहाँ पर आप सुधार कर लेंगे थोड़ा सा, प्रोज का ही भाग है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये पहला चैप्टर है ये एनिमल्स इन प्रिजन, ये जो है एक निबंध का रूप है। तो यहाँ पर एनिमल्स इन प्रिजन का क्या तात्पर्य हुआ? एनिमल्स इन प्रिजन मतलब जेल में जानवर। तो यहाँ पर जेल में जानवर का क्या अर्थ हो गया कि आपको ये नहीं सोचना है कि एक जेल है उसमें जानवर को कैद करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, एक क्वालिफाइड, एजुकेटेड। इसके बारे में अगर बहुत सारे शब्द बोले जाएं तो कम पड़ेंगे, तो जिसका इनका जीवनी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो आपके सिलेबस में, चूँकि इनको आर्टिस्ट ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है, जब ये बोलते थे तो इनके व्याख्यान में इतनी अट्रैक्शन होती थी कि लोग खींचे चले आते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी भाषा में, जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न इन 1889 एंड डाइड इन 1964। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है
India's first prime minister was popular among the children as चाचा नेहरू। अब यहां पर देखना है कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे बच्चों के बीच में, यानी बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। He was a man of rare sensitivity। वो एक अनूठे भाव के मनुष्य थे। अनूठे भाव, यहां पर ध्यान रखना है, रेयर सेंसिटिविटी, इतने भावुक थे कि दूसरे के दुख को देखकर इमोशनल हो जाते थे। और अनूठे भाव, एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनकी पढ़ाई हैरो यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई। He became a barrister after studying natural science and law and returned to India in 1921। इन्होंने हैरो से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई की, और ही बिकेम ए बैरिस्टर, और ये बैरिस्टर बन गए आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस। इन्होंने नेचुरल साइंस का अध्ययन किया एंड लॉ की भी पढ़ाई की, एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921, और ये भारत 1921 ईस्वी में वापस आ गए, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। और जब भारत आए तो उस समय फ्रीडम मूवमेंट का दौर था, ये महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित हुए। He joined Indian politics and soon emerged as a leader of the country's youth। और शीघ्र ही ये जो है हमारे देश के युवाओं के नेता बन गए, या नेता बनकर उभर गए। However, he was not a mere politician। वे केवल जो है एक राजनीतिक ही नहीं थे, he was also a dreamer। वे सिर्फ, अगर जवाहरलाल नेहरू को हम पॉलिटिशियन सिर्फ बोलते हैं, ये उन पर सूट नहीं करता है। वे केवल एक राजनीतिक नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो ड्रीमर, वे स्वप्नदर्शी थे, आइडियलिस्ट आदर्शवादी थे, ह्यूमनिस्ट मानवता कूट कर भरी हुई थी, एंड आर्टिस्ट इन वर्ड्स एज वेल, और उनके शब्दों में तो जादू था, वे शब्दों के जादूगर थे, शब्दों के कलाकार थे। हिज वर्क्स, उनकी रचनाएं, यहां ध्यान रखना है कि ये वर्क्स जहां भी आएगा रचनाएं, एंड ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम ए लेटर टू हिज डॉटर, ये उनके राइटिंग है। तो आप लोग जब भी इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये सिंगल कोट आपको दर्शाना है, फिर यहाँ से सिंगल कोट दर्शाना है, यहाँ पर भी सिंगल कोट दर्शाना है, और चूंकि ये उनके रचनाओं का नाम है तो इसको इस प्रकार से हम लोग करेक्शन करके लिख लेंगे। आर रिमार्केबल फॉर अ रेयर विगर एंड ब्यूटी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये रचनाएं अनूठे मानसिक शक्ति एवं सुंदरता के लिए प्रशंसा के काबिल हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर कहते हैं दे एस्टेब्लिश हिम एज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। यहाँ पर एस्टेब्लिश लिखा हुआ है, ध्यान रखना है कि उनकी रचनाओं ने उन्हें क्या किया, दे एस्टेब्लिश्ड हिम, यहाँ एस्टेब्लिश्ड कर देना है, बुक में भी एस्टेब्लिश लिखा हुआ है, एज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी गद्य के क्षेत्र में इनको मास्टर के रूप में स्थापित किया उनकी रचनाओं ने। वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी की लड़ाई छिड़ गई, इनको जेल हो गया, तो जेल, वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, ही रेड बुक्स, मतलब जेल जाने से पहले, या जब वे वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस ही रेड बुक्स। अब यहां पर थोड़ा सा देखना है कि आजादी के पहले जब वे जेल में थे उस समय भी वो किताबें पढ़ते थे, और फिर देखिए ऑब्जर्व नेचर, प्रकृति का अवलोकन करते थे, ड्रीम्ड एट टाइम्स, और स्वप्न देखते थे, एंड रोट इन हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल अबाउट ऑल दैट ही थॉट एंड फील्ड। और प्रभावशाली पद शैली में वे उन तमाम बातों को लिख देते थे जो उनके दिमाग में आता था, जो सोचते थे उनको वो प्रोज पोएटिक शैली में उनको लिख देते थे। और यहां पर ध्यान रखना है, हिज एलिगेंट
पोइटिकल प्रोज इज बेस्ट कैप्चर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। और उनका जो प्रभावशाली या भव्य कविता जैसी प्रोज उनके आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी में सबसे बेहतर रूप में शामिल है। जब हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्होंने जो एलिगेंट तरीके से पोइटिकल प्रोज को लिखा है उसमें हम उस चीज को उनके ऑटोबायोग्राफी में देखते हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट जो हम आगे पढ़ेंगे या जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, यह किससे लिया गया है? उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। उनका एक भाग है। रिवील्स प्रकट करते हैं नेहरूज लव फॉर नेचर, कि नेहरू प्रकृति के प्रेमी थे, तो उनके ऑटोबायोग्राफी में प्रकट करते हैं नेचर के प्रति प्रेम कितना उनके हृदय में था, उनको यहां पर दर्शाते हैं। इट इज रिमार्केबल हाउ ही derives pleasure from watching different animals and gives respect even to the tiniest animals। अब यहां पर यह दिखाते हैं कि यह ध्यान देने वाली बात है कि कैसे वे विभिन्न जानवरों को, मतलब छोटे छोटे जानवरों को देखकर वे द्रवित हो जाते थे, उनसे जुड़ जाते थे, उनका लगाव बढ़ जाता था और उसमें भी वे आनंद को तलाशते थे, तथा कैसे सबसे सूक्ष्म जीवों का भी आदर करते थे। अब सोचिए कि हम लोग जानवर के प्रति कितना प्रेम करते हैं, कितना लगाव रहता है, उनका आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो लेखक जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस प्रोज में दर्शाया है कि किस प्रकार वे छोटे छोटे जानवरों से भी प्यार करते थे। द पीस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लीव एंड लेट लीव। प्रस्तुत भाग जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जियो और जीने दो का एक अद्भुत उदाहरण है। तो आगे देखते हैं। ये आपका यहाँ पर आप लोग अपने अनुसार हिंदी देख लीजिएगा, हमने वहां पर लाइन बाय लाइन कोशिश किया है। ये जो है इसमें बहुत सारे एरर भी आ सकते हैं, ये आप लोग अपने से ठीक कर लीजिएगा। इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल करके नोट्स बना सकते हैं, इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट इसके भाग पर। यहां से आपकी प्रोज चालू होती है। अब सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग सीख लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। आपको मेरा टेस्ट पास करना है, भले ही 11th में परीक्षा नहीं होती है या होगी, ये तो कॉलेज पर निर्भर करता है और वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है कि आगे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जानकारी आपको चाहिए। आप मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को इग्नोर करके नहीं पढ़ना है। तो यहां पर देखते हैं एनिमल्स इन प्रिजन का जो अब भाग है वो क्या लिखते हैं। फॉर 14.5 months आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन देहरादून गोल। तो यहां पर गोल जो ये ओल्ड इंग्लिश का है, मतलब इसका भी अर्थ जेल होता है, कि यहां पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि 14.5 महीने तक, मतलब 14 महीने 15 दिन मैं देहरा जेल में अपने छोटे से कोठरी, जेल के छोटे से कोठरी में रह रहा था, यानी रहता था। एंड आई बिगैन टू फील एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट। अब यहां पर क्या हो गया, तथा मैंने महसूस करना शुरू कर दिया जैसे कि मैं लगभग इसका एक भाग था। तो यहां पर थोड़ा सा देखना है कि कहां थे, देहरादून के छोटे से कोठरी में, जेल में थे प्रिजनर बनकर। और यहां कहते हैं कि जेल में जब मेरे छोटे से कोठरी में मैं रहना शुरू किया तो आई बिगैन टू फील एज इफ आई, इसको जो है यहां पर वर कर दीजिएगा, चूंकि ये हम लोग जब लैंग्वेज पढ़ेंगे ग्रामर तो वॉज को हटाकर, वैसे किताब में आपका वॉज दिया हुआ है। तो ये कैसे है, हम लोग आगे ग्रामर सेक्शन को देखेंगे जहां से हम टेंस के बाद आपको पढ़ाना चालू करेंगे। तो उसमें टाइम एंड टेंस में जब हम अनफुलफिल्ड डिजायर का चर्चा करते हैं और एज इफ की चर्चा होती है तो इसके साथ जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है यहाँ पर हमको वर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि ये क्या फील करने लगे कि मैं भी उनका भाग था, मतलब आई वॉज फैमिलियर विद एवरी बिट ऑफ इट। मतलब वहां पर कि वहां की हर चीज, जब आप कहीं रहते हैं छोटे छोटे चीज भी आपके दिमाग में आने चालू हो जाते हैं।
तो मैं इसके हर एक चीज से अवगत था। अब देखिए ये छोटे छोटे चिन्ह की भी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। यहां पर I was familiar with every bit of it. I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters. अब यहाँ पर भी उसका हिंदी थोड़ा सा हम दिए हैं, चूंकि हिंदी देखेंगे तो हमको बताने में सहूलियत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से चलते हैं कि वहाँ पर जो व्हाइट वॉश वॉल था, दीवार था, यानी सफेद कलर का चुना किया हुआ था। अनएवन फ्लोर, अनएवन मतलब क्या हो गया, उसमें दरारें आ गई थी, है ना। और ऊंची नीची उनके जो सतह थे उनके भी फटे पड़े थे, मुझे वो सब भी याद है। एंड सीलिंग, वो छत याद है, विद इट्स मॉथ ईटन रैफ्टर्स। रैफ्टर को समझने के लिए कि पुराने घर में जो है, पुराने घर में इस तरह का घर होता है, छत को बांधने के लिए इस चौड़ी सी पट्टी लगी रहती है ना। उसको हम आपको इस तरह से थोड़ा सा दर्शाना चाहेंगे कि ये इस तरह का बड़ा सा भाग रहता था और इसके ऊपर छत लगी रहती थी, इसी पर छत डिपेंडेंट होता है। तो इसमें क्या था, छेद 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 किए हुए थे। माउथ ईटन रैप्टर, इसको हम लोग देहाती भाषा में धरान बोलते हैं या बीम बोलते हैं, इसको बीम भी बोली जाती है, ठीक है ना। तो जो छत को थामे रखता है, तो वहां पर ये जो है लकड़ी के बने हुए होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे। तो और किस तरह का था, उसमें छेद छेद बने हुए थे, कीड़े उनको खा गए थे। माउथ ईटन रैप्टर, वो भी याद है। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास एंड ओल्ड बिट्स ऑफ स्टोन्स एज ओल्ड फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं कि बाहर छोटे से आंगन थे, मतलब छोटा सा आंगन जैसा था जगह, मैं छोटे घास के गुच्छाओं को और पत्थरों के अनोखी टुकड़ों को अपने दोस्त के रूप में शामिल रखा था। मैं प्रतिदिन उसको अभिवादन करता था, उसको नमस्कार करता था। यहां पर देखिए, यानी एक छोटे से छोटे घास को, घास के गुच्छों को और स्टोन को भी अपना मित्र मानता था। आई वॉज नॉट अलॉन इन माई सेल। अब ये सेल, अभी कोठरी की बात करते हैं कि मैं उस कोठरी में अकेला नहीं था। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प्स एंड हॉर्नेट्स लिव्ड देयर। और वहां पर हॉर्नेट्स एंड वास्प, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग जो है वास्प एंड हॉर्नेट, इसको क्या बोलते हैं, वो पीले वाली जो मधुमक्खी की तरह होते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बिरनी बोलते हैं, और बर्रे टाइप से होते थे, उनको ही वास्प एंड हॉर्नेट्स कहा जाता था। कि डंक मारने वाले कीड़े, कीड़े मकोड़े की कुछ बस्तियां थी। कॉलोनी मतलब बस्तियां थी, मतलब एक छोटी संख्या में नहीं थी। अब यहां पर फिर आगे कहते हैं एंड मेनी लिजार्ड्स फाउंड अ होम बिहाइंड द रैप्टर्स। और धरण के पीछे, यानी जो बीम थी, रैप्टर्स थी, उनके पीछे छिपकलियों का भी भंडार था। इमर्जिंग इन द इवनिंग्स इन सर्च ऑफ प्रे। और बाहर निकलते थे संध्या के समय में शिकार के करने के लिए, मतलब भोजन तो सबको चाहिए, तो छिपकली भी निकलती थी, वो धरण से बाहर निकलते थे। इफ थॉट्स एंड इमोशंस लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग्स, द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विद देम एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस। अब और कहते हैं क्या, यदि सोच और भावुकता उस भौतिक वातावरण में अपने निशान छोड़े, तो उस कैद खाने की कोठरी में हवाएं उनके साथ मंदा हो जाएगा, तथा उसे उस छोटे से जगह में सभी वस्तुओं को से, उनको जो छोटा सा जगह था, वो सभी चीजों से चिपके हुए थे, सभी चीजों से लग रहा था कि आत्मिक रिलेशन बन गया था। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू की स्थिति थी, किस प्रकार से स्नेह रखते थे, यहां तक कि छोटे छोटे जानवर डंक मारने वाले कीड़े थे। अब आगे देखेंगे कि क्या डंक मारने वाले कीड़े इनको परेशान किए, छिपकली कभी इनको परेशान किए, और वो जो टूटा फूटा फर्श था, रैप्टर, माउथ ईटन रैप्टर था, क्या उनसे भी इनको परेशानी हुई। तो हम लोग आगे देखते हैं।
आगे कहते हैं आई हैड बेटर सेल्स, आई had better cells in other prisoners, अदर प्रिजन्स है यहां पर थोड़ा सा देख लेना है। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रेशियस टू मी, कि देहरादून में जो प्रिजन्स थे, कैद खाने थे, उन सभी कैद खानों से, दूसरे कैद खानों से बेहतर कोठरियों में इनका कोठरी था। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज, क्यों बेहतर था? कि देहरादून की कोठरी में इनको पर्सनल एक विशेषाधिकार मिला था। वो इनके लिए बहुत प्रेशियस इसलिए था कि इनको एक विशेषाधिकार था। द गोल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन। अब कहते हैं कि खासकर जेल का कोठरी तो बहुत छोटा था, और फिर एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द गॉल वॉल्स। लेकिन जेल के एक ही कंपाउंड में रखा गया था, और वहां पर जो यह जगह मतलब जहां पर रहते थे ये इतना छोटा था कि यहां पर द गोल वॉल्स, बट विद इन द गोल कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड में जिस लॉकअप में रहते थे वो जगह बहुत छोटी थी। दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, कि वहां पर कोई टहल नहीं सकता था। बट सो वी वर अलाउड, लेकिन फिर कहते हैं हम लोग यानी जवाहरलाल जहां पर रहते थे कि उसमें टहलने का कोई जगह नहीं था, तथा हम लोगों को गेट के सामने, यानी जो इनके आसपास में सेल में प्रिजनर रहते थे, लगभग 100 गज, 100 यार्ड, 100 गज वहां पर जगह बना हुआ था। वी रिमेंड in the Gaul compound, but this coming outside the walls gave us a view of the mountain and the fields and a public road at some distance. अब वहां पर जो 100 गज की दूरी थी, सुबह शाम को टहलने का समय मिल जाता था, ऊपर से नीचे तक टहलने की अनुमति थी। हम लोग जेल कंपाउंड में भी रहते थे, लेकिन दीवार के बाहर पहाड़ी और समतल और आम सड़क की नजारा कुछ दूरी पर से दिखाई देता था। जब टहलते थे तब दिखाई देता था। और फिर दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, यह मेरे लिए खास प्रिविलेज नहीं था। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स, ये सिर्फ मेरे लिए भी नहीं था, वहां पर ए और बी क्लास के जितने भी कैदी थे कैप्ट देहरादून में रखा गया था, उस जगह के बगल वाले कोठरी में, सबको यही इजाजत थी विद इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में। बट आउटसाइड द गॉल वॉल्स देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल and a person inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside. European convicts and others kept here were also allowed to walk in front of the Gaol gate every morning and evening. अब हम लोग जेल के कंपाउंड में ही रहते थे, लेकिन दीवार के बाहर पहाड़ी और समतल और आम सड़क का नजारा कुछ दूरी से दिखाई देता था। यह कोई यहां पर कहते हैं यह सिर्फ इसके लिए अधिकार नहीं था, बल्कि देहरादून में रखे गए ए और बी वर्ग के सभी कैदी के लिए एक समान था। यह कंपाउंड में था, लेकिन जेल के दीवार के बाहर एक दूसरा छोटा सा मकान था जिसे यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। यह दीवारों से घिरा हुआ नहीं था, तथा कोठरी के अंदर आदमी को पहाड़ी या पहाड़ियों और बाहर की जिंदगी के दृश्य को देख सकता था। यूरोपियन कैदी या रखे गए दूसरे को भी जेल के गेट के सामने सुबह में टहलने की अनुमति थी। आगे देखते हैं, ओनली अ प्रिजनर, मतलब वहां जो उनको प्रिविलेज था कि थोड़ा बहुत जो टहल लेते थे, और टहलने के क्रम में उनको जो बाहरी दृश्य दिखता था उनसे कितना लगाव उनको हो जाता था, खींचे चले जाते थे, लेकिन वो बाहर तो निकल नहीं सकते थे। यहां पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ओनली ए प्रिजनर हु
हैज बीन कंफाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स, कि वैसे कैदी जिनको लंबे समय के लिए जेल के चार दीवारी के अंदर या कोठरी के अंदर रखा जाता था, कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल वैल्यू ऑफ दीज आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज, वही इनके मूल्य को, यानी किस तरह के मूल्य को समझ सकते थे, खुली दृश्यों के असाधारण मानसिक मूल्यों को समझ सकते थे कि बाहर का नजारा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। आई लव दिस आउटिंग्स एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून। अब देखिए इस लाइन को यहां से देखिए, आई लव्ड क्या कहते हैं, मैं इन बाहरी चीजों से प्यार करता था, मतलब ये थोड़ी सी जो झलक दिखती थी इनसे बहुत ही जवाहरलाल नेहरू को प्यार था। तथा एंड फिर कहते हैं आई डिड नॉट गिव देम इवन ड्यूरिंग द मानसून व्हेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टॉरेंट्स एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर, मतलब जो इनको टहलने की जो आदत थी और टहलने के क्रम में जो बाहरी नजारा मिलता था, यहां तक कि बारिश का भी मौसम आ जाता था, घुटने भर पानी हो जाता था वहां पर, फिर भी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं टहलना नहीं छोड़ता था, यानी उस धारा में भी, पानी में भी जाकर के मैं टहलता था। आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग इन एनी प्लेस। अब यहां पर कहते हैं कि यहां पर टॉरेंट्स मतलब क्या हुआ, पानी का जो बहाव होने लगता था, बहुत बारिश होती थी और कई दिनों तक बारिश होते रहती थी और तेज धारा में नीचे जाती थी, मुझे नाले में इतनी गहरी पानी में टहलना पड़ता था। और फिर कहते हैं आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग इन एनी प्लेस बट द साइट ऑफ द टॉरिंग हिमालयाज नियर बाय was an added joy which went long way to removing the weariness of prison। अब यहां पर कहते हैं कि जब टहलने के क्रम में इनको दृश्य बाहर की दिखाई देती थी, खास करके जो देहरादून के बगल में हिमालय वहां से दिखता था, तो इनका जो थकावट होता था, कैदी की जो थकावट होती थी, मानसिक पीड़ा होती थी, टहलने के क्रम में हिमालय के नजदीक में जो नजारा था उससे जुड़ी हुई खुशी थी और जेल में जो थकावट होती थी वो सारा खत्म हो जाता था। इट वॉज माई गुड फॉर्च्यून। अब कहते हैं कि मेरा सौभाग्य था दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ्स आई वॉज क्वाइट अलोन आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स दैट आई लव्ड। अब कहते हैं कि लंबे अवधि के दौरान मुझे किसी से मुलाकात नहीं हो पाता था, इन बहुत लोग इनसे नहीं मिल पाते थे या इनसे मुलाकात नहीं होती थी, तो बहुत ही आइसोलेटेड फील करते थे, डेजर्टेड फील करते थे, अकेला फील करते थे। तो उसमें ये क्या करते थे, तथा कई महीनों में बिल्कुल अकेला महसूस करता था। उस समय मैं इन पहाड़ियों को देख सका जिसे मैं प्यार करता था, मतलब उसे ही देख करके उन्हें ही अपना मित्र बना लिए थे। I could not see the mountains from my cell। अब इसको यहां से हम देखते हैं, I could not see the mountains from my cell, मतलब जो मेरी सेल थी, मतलब जिसमें जवाहरलाल नेहरू रहते थे, उसमें जो उनकी सेल थी वहां से उनको नजारा नहीं दिखता था, बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ दैम। लेकिन जब वे अपने रूम में आते थे, तो हम लोग पढ़े होंगे डेफोडिल्स, डेफोडिल्स में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं, उन्होंने जब डेफोडिल्स के फूलों को एक साथ देखे तो बहुत ही मुग्ध हो गया और प्रभावित हो गया उनसे, और जब अकेले रहते थे, पेंसिव मूड में रहते थे, उन्हें देख करके उनको अपूर्ण शांति मिलती थी। यानी तो उसी प्रकार से यहाँ पर, अब जो यहाँ पर जब ये सेल में आते थे तो उन्हीं दृश्यों को देखकर याद करके मानो कि किसी मित्र के साथ हो। एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस एंड a secret intimacy seemed to grow between us। अब वहां से क्या होता था कि मैं पहाड़ियों को अपने कोठरी से नहीं देख सकता था, लेकिन मेरा मन उससे भरा हुआ था और मैं कभी उनके नजदीकी से अनभिज्ञ नहीं था, तथा हम दोनों के बीच एक रहस्यमयी गहरी दोस्ती
का बढ़ने जैसा प्रतीत हो गया, मतलब मानो कि इतना जुड़ाव उनसे हो गया, इतना लगाव हो गया कि मानो वे उनके नजदीक हो। अब यहां पर एक कविता का भाव लिखा हुआ है, फ्लक्स ऑफ वर्ड्स हैव flown high and away, a solitary drift of cloud too has gone wandering on, and I sit alone with clinching peak towering beyond. We never grew tired of each other, the mountain and I. ये यहाँ पर पोइटिक स्टाइल में जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय को याद करते हुए, नजारों को याद करते हुए कहा है, पक्षियों का झुंड आकाश के ऊंचाइयों में उड़ा है। मतलब ये सोए पड़े हैं और देख रहे हैं, और इनको अपने अंदर अंतरात्मा में क्या दिखाई देता है, पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा है कि मानो आकाश में पक्षियों का झुंड बहुत ऊंची उड़ान भरा है। बादलों का निर्जन ढेर भी घूमने लगा है, मतलब इनको बादल भी दिखाई देने लगे हैं। और कवि कहते हैं कि उस ऊंच नीच पहाड़ी पर जब मैं बैठता हूं, फिर कहते हैं वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर, द माउंटेन एंड आई, और हम लोग पहाड़ी और मैं एक दूसरे से कभी नहीं थकते, मतलब उनके साथ को कभी हम अलगाव नहीं महसूस करते हैं, और जो भी हमारी थकावट होती है वो खत्म हो जाती है जब हम उसे याद करते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। कि जानकारी में है कि जैसे आप वीडियो चलाइएगा तो हर वीडियो के नीचे जो है आपका डिस्क्रिप्शन ये मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन खोल लेना है। जैसे कि अभी हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया एनिमल्स इन प्रिजन, इसको ये पार्ट 1 है, तो 3 पैराग्राफ हमने टच किया है। ये आपको चाहिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर आके क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आया, इसको जो यहाँ पर आपको ब्लॉक करना है, ठीक है। फिर स्किप दिस ऐड करना है और थोड़ी सी वेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आप PDF वाले फाइल में आ गए, और इसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रक्रिया से आप मेरे नोट्स को आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। इसका अपना बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन आंसर भी है, जो भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डाउनलोड के बारे में बता देते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर को हम लोग देख लेते हैं, और थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। क्वेश्चन आंसर जब भी बनाइए तो यहाँ पर देखिए टेस्ट लिखा हुआ है, टेस्ट को भी हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर एक ईमानदारी आपको रखना है। फिर यहाँ से ब्लॉक करेंगे कि आप देख के इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये आपके ट्रायल टेस्ट है। जब अगले बार टेस्ट लेंगे तो हम आपको पहले टेस्ट ले लेंगे, तब आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, उसमें सिर्फ प्रश्न देंगे। तो जैसे आप देखिए यहाँ से ये खुल गया। खुलने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको नाम लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसमें स्टार लगा हुआ मैंडेटरी है, मतलब वो आपको कंपलसरी है। नाम कंपलसरी है। एड्रेस में भी आप सिंगल स्थान का नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको टाइपिंग करने हैं। मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है, और ईमेल है तो दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ईमेल आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति के पास अपना अपना ईमेल है, ठीक है। और यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को भी सेशन को भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में आपका जो है, हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उनसे सवाल जवाब को कंटिन्यू करेंगे, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 12th में जब जाएंगे तो सारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 महीने में आपका सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दें। 11th में भी आप लोग सीरियस से पढ़िए। देखिए पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन का क्या तात्पर्य है कि एनिमल्स इन प्रिजन मीन्स द सिचुएशन ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स इन द सेल ऑफ जेल। ये जो है आर्टिफिशियल क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है, ठीक है। आगे है, व्हाट इज द टाइप ऑफ राइटिंग एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन क्या है, कहानी है, क्या है, स्टोरी है। तो ये क्या है, एस्से है। दिस इज अ काइंड ऑफ एस्से। ध्यान रखिएगा, जब टेस्ट दीजिएगा तो सेम लाइन होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स 100 में 100 मिलेगा, नहीं तो फिर एरर दिखाएगा। हु इज द राइटर ऑफ एनिमल्स इन प्रिजन, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइटर ऑफ एनिमल्स इन प्रिजन।
हु वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाउ वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन? पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच में कैसे लोकप्रिय थे? ही वॉज पॉपुलर एज चाचा नेहरू अमंग द चिल्ड्रन। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज डैश सेंसिटिविटी, यहां पर आपको लगाना है रेयर सेंसिटिविटी। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज एजुकेटेड एट डैश एंड डैश यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना है हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम ए डैश आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ, तो बैरिस्टर बन गए, बैरिस्टर का अर्थ होता है लॉयर। व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू रिटर्न टू इंडिया, कब वापस आए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रिटर्न टू इंडिया, यहां पर इसको टू कर लीजिएगा, टू इन 1921 टू इंडिया, और यहां पर सही है, चल जाएगा। हमको लगा यहां पर प्रिपोजिशनल मिस्टेक्स हैं, लेकिन आपका सही है, रिटर्न इन 1921 टू इंडिया, टू लगा हुआ है। चलिए वाकई सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश, किससे वो अत्यधिक प्रभावित हुए? महात्मा गांधी। हु बिकेम द लीडर ऑफ कंट्रीज यूथ? पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द लीडर ऑफ कंट्रीज यूथ। द प्रेजेंट एसे एनिमल्स इन प्रिजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस बुक, किस प्रसिद्ध किताब से लिया गया है? एंड ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ठीक है, आगे है however he was not a mere politician, he was also a dreamer, idealist, humanist and dash as well artist in words। ठीक है, नोट बनाइएगा तो यहाँ पे इसको कैपिटल कर दीजिएगा। राइट डाउन his famous works, यहाँ पर जो है, यहाँ पर his लगाना है, ये आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसको हम करेक्शन करके डालेंगे। उनकी रचनाएं किस प्रकार हैं? एंड autobiography, the discovery of India, glimpses of world history, letters from a father to his daughter, the present piece animals in prison is a wonderful example of live and let live। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, राइटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो हमको उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये दिया हुआ है आपको इसी प्रकार से लिखना है, तब आपको 100 में 100 मार्क्स आपके सारे क्वेश्चंस के आएंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पहला सेशन आपको अच्छा लगेगा। तो ध्यानपूर्वक अभी भी आप जितने भी 11th के आपके मित्र हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हम नेक्स्ट सेशन में ग्रामर के साथ मिलेंगे। तो तब तक आज का आपको टास्क दे रहे हैं कि ये पहले तो क्वेश्चन आंसर कमांड करना है, आपको मेरे चैनल पर जाके टेंस रिवीजन करना है। टेंस में आपने अभी तक क्या सीखा? टेंस में हमको स्ट्रक्चर नॉलेज चाहिए अभी। ठीक है, तो टेंस में स्ट्रक्चर नॉलेज आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आपका टास्क आज बनता है कि टेंस चाहिए, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि टेंस में हमको स्ट्रक्चर से मतलब है। और जब स्ट्रक्चर सीखेंगे तो आपको इसमें देखेंगे कि मैजिक किस प्रकार होती है। टेंस के बाद हम आपको मैजिक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि स्ट्रक्चर की क्या जादू है, स्ट्रक्चर हमें क्यों जानकारी चाहिए। तो ये आपको हमारे एटीसी वर्ल्ड जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के आप टेंस सर्च करेंगे, टेंस के सारे स्ट्रक्चर को कमांड करेंगे और उसको पढ़ के रखेंगे। तब हम टेंस के बाद हमें क्या सीखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सीरीज या क्रम को समझ नहीं पाते हैं, तो जानकारी हमें ठीक से नहीं मिल पाती है और उब जाते हैं, फेडअप हो जाता है। तो आपको मजा आने वाला है कि टेंस जब हमारी अच्छी हो गई, क्योंकि आप लोग 10th पास कर चुके हैं, तो हम लोग बैक नहीं जाएंगे। तो बैक के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, वहां से पढ़िए, समझिए। ठीक है, तो टेंस के आगे हम लोग सीखेंगे कि टेंस के आगे हम क्या करें, क्योंकि हमको 12th की तैयारी करनी है। लेकिन अभी हम लोग घर पर हैं, तो घर पर आप ग्रामर को भी ठीक से देखिए। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में हम लोग टेंस से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लंबे अरसे के साथ हम आपके साथ शरीक हुए हैं। ठीक है, लॉकडाउन में हम लोग घर से पढ़ेंगे और जो भी हम आपको टास्क देंगे आप मेरे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर उन्हीं का हम चेक करेंगे जो टेस्ट से गुजरेंगे। टेस्ट आप नहीं देंगे तो आपके व्हाट्सएप का हम चेक नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि टेस्ट आपको अनिवार्य रूप से देना है। खास करके हम जो 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज रखे हैं। इसके बाद हम आपके लिए 9th और प्लस 10th का भी सीरीज ला रहे हैं। आपके आस पड़ोस में जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे या 9th के स्टूडेंट होंगे उनको भी सीरीज वाइज हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है मेरा लक्ष्य है कि 11th वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टेंस आप सभी, खास करके अगर 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, तो आप लोग भी टेंस पढ़ लीजिएगा, चूंकि ग्रामर सबके लिए सेम होगा, टास्क भी सेम होगा, वहां पर भी टेस्ट आप दे सकते हैं। तो टेंस का भाग जो है यहाँ से किसी भी कक्षा के छात्र जुड़ सकते हैं। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और हमारे चैनल को लाइक करना नहीं भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।